जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th का सलूशन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपने कैसा सलूशन किया, क्या आपका सही है कि नहीं सही है, तो पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आज की डेट का ये जो है पेपर है क्लास 10th हिंदी का, जो कि पहली शिफ्ट में था 8 से 11 सवा 11 तक। तो आप 2022 की परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर पूर्णांक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कथन सही है, वो कथन कौन सा है पहचानना है। तो यहाँ पर जो है देखें हम तो मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है, यही ऑप्शन सही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। तो जो प्रतिशोध है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? गुप्त जी ने लिखा है। और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। ठूठा आम भगवत चरण उपाध्याय जी ने लिखा है। किसने लिखा है? भगवत चरण उपाध्याय जी ने ठूठा आम लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लहरों के राजहंस, तो लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित है? तो ये नाटक विधा पर आधारित है। किस पर है? नाटक विधा पर, मोहन राकेश की। उसके बाद जय पराजय, तो जय पराजय जो है वो श्याम नारायण पांडे, किसकी है? श्याम नारायण पांडे की भी रचना है। और ये जो है उपेंद्र नाथ अस्क की भी रचना है। तो ये दोनों की रचना है। तो दोनों में जो बच्चा किया होगा वो दोनों सही है, श्याम नारायण पांडे या फिर जो है उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक, उसके बाद इसमें है कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है? तो राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा देखा जाए तो यहाँ पर कहानी दर्शा रहा है, तो इसलिए ये कहानी विधा की रचना है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा काव्य से संबंधित है। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है और जो है क्या लिखना है? उनकी एक एक रचना। तो रीतिकाल के कवि हमने आपको मॉडल पेपर के थ्रू बहुत सारे करवाया था, वहाँ पर सारी क्वेश्चन मैचिंग कर रहे हैं लगभग में। तो रीतिकाल के कवि बिहारी की बिहारी सतसई और केशवदास की रामचंद्रिका। ठीक, छायावादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो जो थी जितनी भी प्रवृत्तियाँ थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर छायावादी आ गया। तो इनमें जो प्रवृत्तियाँ बनती हैं वो सौंदर्य भावना, रहस्य भावना, प्रकृति का मानवीकरण, श्रृंगार वेदना। ठीक है, ये सारे जो हैं इनके प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि खुशबू का शिलालेख किस युग की रचना है? तो खुशबू का शिलालेख जो है वो नई कविता युग की रचना है, जिसको हम प्रयोगवादी युग भी बोलते हैं। खुशबू के शिलालेख जो रचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आ जाता है। किसी एक गद्यांश का अवतरण दिया रहता है, उसमें से 3 प्रश्न करना होता है, 6 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उच्च महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना ही तुम निज की सामर्थ्य से बाहर काम। यहाँ पर आगे हम पढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है? ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये मिल गया कि मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसको जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न देखें तो गद्यांश का संदर्भ, तो यहाँ पर जो है पाठ का नाम जो है मित्रता और जो है लेखक का नाम जो है रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो लेखक कहता है कि उच्च यानी उच्च विचार वाले और महान कामों को करने वाले या महान कार्यों को संपन्न करने वाले की सहायता करना और उसके मन को बढ़ाना और उनको साहस दिलाना, ये सब जिसके अंदर होगी अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों के माध्यम से हम किसी निर्बल व्यक्ति को भी साहस के द्वारा महान कामों को गिनाकर या फिर उनको जो है मन को और बढ़ाकर साहस दिलाकर करवा सकते हैं या वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें हमें किस प्रकार, ठीक है, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व नहीं देना चाहिए? तो हमें उन मित्रों को महत्व नहीं देना चाहिए किनकी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे कर्तव्यों से बाहर हों। ठीक है, यानी जो हमको जो है किसी भी प्रकार का जो है
दृढ़ संकल्प या सत्य संकल्प ना दे सकें, उन सब को क्या करने देना चाहिए, उन सब को मित्र नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो है किन मित्रों को महत्व देना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा कि हमको जो है किन मित्रों को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो जो हमें उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता दें, मन बढ़ाएं और साहस दिलाएं, उन्हीं को जो है क्या करना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। ठीक है, महत्व देना चाहिए। इसमें खा नंबर देखिए, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत अतुलनीय शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक शक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे, तो इसको हम अगर पूरा पढ़ते हैं तो ये हमको मिलता है, कहाँ से जानते हैं आप, तो ये मिलता है हमारे भारतीय संस्कृति से। कहाँ से मिलता है, भारतीय संस्कृति से मिलता है। ठीक है, तो ये जो भारतीय संस्कृति है किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर लेखक कहता है कि आज यानी वर्तमान में जो विज्ञान है, मनुष्यों के हाथों में बहुत सारी अद्भुत यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वैसी शक्तियां जो है मनुष्यों के हाथों में आ चुकी हैं, जिसके माध्यम से वह अच्छी और बुरी चीज़ों दोनों को संपन्न कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा है विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो विज्ञान का जो उपयोग किया जा रहा है वो अच्छे और बुरे दोनों भावनाओं के लिए किया जा रहा है। उसका उपयोग देखिए यहाँ लिखा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा। ठीक है, यानी विज्ञान का उपयोग जो है स्वयं को बढ़ाने और दूसरों को गिराने में लगाया जा रहा है, किया जा रहा है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है पद्यांश। तो संदर्भ सहित काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मानुष हो वही रसखानी, यहाँ रसखान आ गया, यानी कि ये जो है सवैये से लिया गया है, जिसको लिखा है रसखान जी ने। ठीक है, और जो उनकी रचना है सुजान रसखान, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रसखान का है, तो यहाँ पर हम अगर इसके व्याख्या की बात करें तो मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं तो मेरी इच्छा यही है कि मैं ब्रज भूमि के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु यौन में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूं। आगे देखिए, पाहन हो तो वही गिर को। ठीक है, यानी पत्थर हूं तो मैं उसी गिर गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। जो धारो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जल मग्न होने से गोकुल की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाती के समान धारण किया था। जो खग हो तो बसो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यहाँ पर रक्षा करने के लिए यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कहने का तात्पर्य यही है कि रसखान जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। अगर हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद गुण है, और भक्ति यहाँ पर भक्ति रस है और शांत रस भी है, और छंद सवैया छंद है, पाठ के नाम से ही पता चल गया। दूसरा इसमें देखिए जो दूसरा पद्यांश है, ठीक है, तो जो दूसरा पद्यांश है इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर क्लास 10th का सॉल्व करवाया था, वहाँ पर ही ये जो है पद्यांश था। आप देखे रहे होंगे तो आप आसानी से कर लिए होंगे, आपको समस्या नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक। ठीक है, तो ये जो है स्वदेश प्रेम से लिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मातृभूमि आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्वदेश प्रेम है, जिसको किसने लिखा है? तो लिखा है इसको जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। अब इनकी व्याख्या की बात करें तो विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, ठीक है, जो ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, विषुवत रेखा के भाग में जो असहनीय जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हाँप हाँप कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, रखता है अनुराग अलौकिक, और वहाँ पर जो है अपने प्रेम को दिखाए रहते हैं।
रखे रहते हैं, यानी अपने स्थान को छोड़ते नहीं है। फिर भी इतनी गर्मी पड़ती है तब भी नहीं छोड़ते हैं। यदि भी अपनी मातृभूमि पर, वह अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाते हैं इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी। ध्रुववासी जो हिम में तन में, ठीक है, और जो ध्रुवों पर रहने वाला व्यक्ति होता है वहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, जी लेता है हाँप काँप कर, ठीक है। अंधकार में यानी रात में बहुत सारी सर्दी पड़ती है, फिर भी वह जो है काँप काँप कर वहीं पर जी लेता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। फिर भी वह अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाता, वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देता है, यानी नष्ट कर डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शत्रुओं की रक्षा के लिए, यानी देश के वासियों की रक्षा के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए जो ठंडे प्रदेशों में या गर्म प्रदेशों में जाते हैं वो अपने जीवन को वहीं व्यतीत कर देते हैं, वो छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम सैनिकों को दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ भाषा खड़ी बोली है, शैली भावात्मक शैली है, गुण ओज है, रस यहाँ पर वीर रस का प्रयोग है, और छंद मात्रिक छंद है। अलंकार की यहाँ पर बात करें तो अनुप्रास अलंकार आया है, और यहाँ कांप कांप और हाँप हाँप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम जयशंकर प्रसाद, जैसे 1889 में जन्म, काशी में, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1937 में हुई थी। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 1881 में जन्म, 1963 में इनकी मृत्यु, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये आप लिख लिए होंगे अच्छे से, हमने जो आपको पता होना चाहिए इसके जस्ट पहले हमने आपको वीडियो दिया था, उसमें जो है महत्वपूर्ण लेखक और कवि का जीवन परिचय दिया था, वहाँ से आया है। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आगे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कवियों में तो हमने आपको सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा को बताया था, ये भी आगे हैं, तो आप जो है आसानी से 3 नंबर ले लिए होंगे। और हम आगे बढ़ते जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में संस्कृत खंड आता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो ये जो है हमारे भारतीय संस्कृति से लिया गया जो हमने पाठ पढ़ाया है। तो इसकी अगर हम अनुवाद की बात करें हिंदी में तो यहाँ पर अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यानी कि भारतीय संस्कृति जो है सदा गतिशील है, यानी निरंतर चलती रहती है। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवम नवम विचारधाराम स्वीकरोति। हमारी जो मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराएं अपनाती रहती है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई नई शक्तियां प्राप्त करती हैं। अत्र दुराग्रह नास्ति, इसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदर्थम सहर्ष गृहीतम भवति, जो कुछ उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार होता है। एतस्याः गतिशीलतयाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम् यद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूते संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए सदैव रहने वाले आदर्शों या मूल्यों, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूते संभाव यानी सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव, विचारेषु औदार्यम और विचारों की उदारता, और आचरण की दृढ़ता, आचार्य दृढ़ता चेति समाया हुआ है। उसके बाद दूसरा इसमें जो श्लोक के रूप में आता है, देखिए कि सार्था प्रवस्तो, ये जो है जीवन सूत्राणी से लिया गया है। सार्था प्रवस्तो मित्रम, ठीक है, साथ में जाने वाले दल का मित्र, ठीक है, कौन होता है? तो यहाँ पर जो है विदेश में रहने वालों का मित्र होता। देखिए सार्था प्रवस्तो मित्रम, ठीक है, साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वालों का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहेशतः, और घर पर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य भिषक मित्रम, और रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरीषतः, और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो यहाँ पर हम दूसरा नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो श्लोक लिखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते थे, बहुत सारे श्लोक थे। तो मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ठीक, उसके बाद हम जो है देखें प्रश्नोत्तर को। तो यहाँ पर चंद्रशेखर स्वनाम की कथयत आजादः कुत्र मरणम मंगलम भवति, वर्णश्याम काशी मरणम मंगलम भवति,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भूमे गुरुतुरा किम अस्ति, भूमे गुरुतुरा माता अस्ति, ठीक। उसके बाद वीरम केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर हास्य या करुण रस। तो करुण और हास्य रस दोनों की परिभाषा देखिए, जब विभावन भाव संचारी भावों को योग से निर्वेद या फिर हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर करुण या हास्य रस होता है। करुण रस की उदाहरण देखिए, व्रज के विदेही लोग दुखारे हास्य रस की, बुरे समय को देखकर गंजे तू कोई रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। रूपक अलंकार अगर हम देखें तो जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल मंदव हरिराई। उपमा अलंकार, जब दो वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, जैसे पिपर पात सरिस मंडोला। रोला अलंकार, ठीक है, रोला छंद, यह एक समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। सोरठा की बात करें तो यह एक अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें सोरठे की, तो सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, तो अनु उपसर्ग से अनजान, अनुपसर्ग अनुमान, अभिउपसर्ग से अभिराम, ठीक है, परिउपसर्ग से परिवार, सु से सुगम। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रत्यय आ जाता है, त्व से महत्व, ठीक है, और पहनावा, वट से अमावट, आई से पढ़ाई, पन से बचपन लड़कपन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर समास विग्रह आता है, दोपहर दोपहरों का समूह द्विगु समास, चौराहा चौराहों का समूह द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास है ये सभी द्विगु समास। और त्रिकोण 3 कोणों का समूह द्विगु समास, देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास, खरा और खोटा, ठीक है, द्वंद्व समास, माता और पिता द्वंद्व समास। आगे हम बढ़ते हैं तत्सम, तो कुआं का कूप, छाया का छत्र, पाहन का पाषाण, श्रृंगार का श्रृंगार, लौंग का लवंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पर्यायवाची, कमल का जलज, पंकज, नीरज, तोयज, अंबुज, ठीक है। क्रोध का जो है गुस्सा हो गया, अमर्ष, कोह, ठीक है, रोष, कोप, दिन का दिवा, दिवस, वार, ठीक, वासर, नदी का सरिता, तटनी, तरनी, परसुन्नी, पक्षी का खग, विहग, चिड़िया, पखेरु, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है संधि, तो मनुअंतर का मनुअंतर, ठीक है, मनुअंतर, मन आधा न ता, ठीक है, उस ये जो है यण स्वर संधि। आदि अंत का आद्यंत, ये भी यण स्वर संधि। इत्युक्त्वा जो है यण संधि। पितृ धन आकृति, पित्राकृति, यहाँ भी यण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का द्विवचन बहुत ही आसान दिया गया, मति का मतिभ्याम, नदी का नदीभ्याम, फल का फलेभ्याम, मधु का मधुभ्याम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है धातु रूप अहसाम, हंस धातु, लंग लकार, ठीक है, उत्तम पुरुष का द्विवचन। उसके बाद परिश्यामी, पठ धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष का एक वचन, हसेयु, विधिलिंग लकार, हंस धातु, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन, अपठत, लंग लकार, पठ धातु, और उसके बाद उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष का एक वचन। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है संस्कृत अनुवाद करना है, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वयम स्वकर्तव्यस्य पालनम कुर्याम, विनय मनुष्य का आभूषण है, तो विनयः नरस्य आभूषणम अस्ति। भारतीय संस्कृति उदार और गतिशील है, तो भारतीय संस्कृति उदारा गतिशीला च अस्ति। सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, तो सदाचारा रक्षणीयः, ठीक। उसके बाद निबंध देखिए टॉप में आया था, जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये दोनों हमने सिखाया है, राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक। उसके बाद जो है खंडकाव्य आता है, तो यहाँ पर हम ज्योति जवाहर में देखेंगे नायक कौन, ज्योति जवाहर का जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का चित्रण क्या था, विराट व्यक्तित्व था इनका, देशभक्त थे, लोकप्रिय राजनेता भी थे, अहिंसा के समर्थक भी थे। तो ये जो है इनका क्या है, चरित्र चित्रण, ठीक है। तो यहाँ पर सभी खंड देखा गया, तो पूरा का पूरा क्लास 10 का पूरा फुल सोल्यूशन 70% जो है 70 नंबर पूरा सोल्यूशन दिया गया इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, वो भी जान पाए कि हमने जो किया सही किया गलत किया, ठीक है।